अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसिटिक एनीमियाज़। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया की डेफिनेशन जो है वैसे तो डिपेंड करती है एज पे, जेंडर पे। उस लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि एज पी का जो कट ऑफ पॉइंट है वो क्या होगा, तो फिर हम उसे एनीमिया डिफ़ाइन करेंगे पेशेंट को। लेकिन ओवरऑल जो एक डेफिनेशन है WHO की, कि अगर आपके पास HP जो है वो लेस दैन 12 हो जाए तो हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो एनीमिक है। आगे देखते हैं हम माइक्रोसिटिक एनीमियाज़ कौन कौन से होते हैं। अच्छा, माइक्रोसिटिक एनीमिया सबसे पहले होता कब है? जब हम CBC कराएं और MCV जो है वो लेस दैन 80 हमारे पास आए, तो फिर हम कहते हैं कि और HB भी उसका कम हो तो वो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। बाकी आगे फर्दर जो है हम उसकी वर्कअप भी कराते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। अभी ये मोटी मोटी सी बात आप याद रख लें। अच्छा, माइक्रोसिटिक एनीमियाज़ कौन कौन से होते हैं? आपके पास थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और लेड पॉइजनिंग एनीमिया। ये सारे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमियाज होते हैं। इसको आप एक निमोनिक से याद रखें, टेल। ये टेल जो निमोनिक है इसे आपने याद रखें माइक्रोसिटिक एनीमियाज। हमेशा हमेशा आपने इस निमोनिक से इनको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया। वैसे तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब ये जिस तरह दिए हुए हैं उस तरह ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलें, थैलेसीमिया आपको सबको पता ही होगा अब तक कि दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। इससे पहले भी एक बात ये मैं आपको बताती चलूँ कि थैलेसीमिया जो है वो एक जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। दोनों अल्फ़ा भी और बीटा भी, ये दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया की जब हम बात करेंगे तो आपने एक नंबर याद रखना है, वो नंबर है क्रोमोसोम 16, ठीक है, 16। और बीटा की बात करें तो आपने याद रखना है 11। ये हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि आपको ये जो मोटी मोटी बातें हैं ये आपको याद रह जाएं बस हमेशा के लिए, आपको बार बार देखना ना पड़े, ठीक है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, अल्फ़ा में होता है क्रोमोसोम 16 इन्वॉल्व होता है और बीटा में क्रोमोसोम 11 इन्वॉल्व होता है। अब चेंजेस कौन सी आती हैं जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिफेक्ट आता है लोगों में? चेंजेस ये आती हैं कि जो क्रोमोसोम 16 है वहाँ पे जीन डिलीशन हो जाती है, जो क्रोमोसोम 11 है वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। आप जो चेंजेस आती हैं वो चेंज या तो इतनी सवेयर होती है कि बिल्कुल जो है वो अल्फ़ा चेन्स जो होती हैं, अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स, वो बिल्कुल बनना ही बंद हो जाती हैं, या तो एब्सेंट या फिर उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। और बीटा में भी यही चीज़ होती है, या तो डिक्रीज प्रोडक्शन या फिर एब्सेंट। दूसरा जो डिफरेंस है उन दोनों में ये है कि जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है वो एशियन और अफ्रीकन डिसेंट के लोगों में होता है, और ये बीटा वाला होता है मेडिटेरेनियन पॉपुलेशंस में, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन पॉपुलेशंस कौन सी होती हैं? जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको हम मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन कहते हैं। बस यह मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये अगर आप देखें, ये दिस इज़ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप इसको बेशक रिटेन ना करें। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला। ये आप देखें कि इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। टर्की है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है, ये मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, और बस, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, हम अल्फ़ा थैलेसीमिया से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया आप देखें, आप अब यहाँ तो ये अल्फ़ा थैलेसीमिया मिनिमा हो सकता है, जिसको हम साइलेंट कैरियर कहते हैं, जिसमें कोई एनीमिया वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि सिर्फ एक जो जीन है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। अब आगे है अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर, इसको हम ट्रेट भी कहते हैं ना, अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है। अब इसमें दो जीन्स जो है ना वो डिफेक्टिव हो गए हैं, ये दो वाले। तो अब इसमें माइल्ड एनीमिया आ जाता है तो ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हमने ऊपर क्लासिफिकेशन में सीधा ही पढ़ लिया है। अच्छा जी, आगे है जी आपका हीमोग्लोबिन H डिज़ीज़। अब इसमें देखें आप कि इसमें 3 जीन्स इन्वॉल्व हो गए, तीनों जीन डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो एक ही जीन है जो ठीक रह गया काम करने वाला। तो इसमें अल्फ़ा चेन जो है ना उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, बहुत ही कम इसमें अल्फ़ा चेंज रह जाती हैं। तो जिसकी वजह से फिर जो बीटा चेंज होती हैं ना वो एक्सेस में आ जाती हैं, तो फिर इसमें बीटा 4 टेट्रामर्स बनना शुरू हो जाते हैं, बीटा 4 टेट्रामर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बीटा चेन जो है ना वो आपस में ही वो मिल के तो टेट्रामर बना लेती हैं। आगे
चलते हैं हम। तो ये जो आपका HB बाट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बार्ट्स, इसमें सारे चारों के चारों जीन ख़राब है, ठीक है, ये चारों के चारों जीन ख़राब है। तो इसमें कोई अल्फ़ा ग्लोबिन चेन है ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें γ4 टेट्रामर्स बनना शुरू हो जाते हैं। γ4 ये लिखा भी हुआ है, और ये हाइड्रोप्स फर्टालिसिस कंडीशन को कहते हैं, ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ होती है, ठीक है। अब आप ये पूछना चाह रहे होंगे, या आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ऊपर जो HBH डिजीज़ है, इसमें जब अल्फ़ा चेन कम हुई तो B4 टेट्रामर्स बने, इसमें γ4 क्यों बन रहे हैं, इसमें B4 बन ही नहीं रहे। उसकी रीज़न ये है कि ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ है, ये इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको डिटेक्ट करके या इसको मैनेज करने की कोशिश नहीं करते तो इंट्रायूट्राइन ही डेथ हो जाती है। ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, HBH डिजीज़ जो हमने पढ़ी है तो उसमें ऑब्वियसली ये सवेयर एनीमिया होता है, मॉडरेट टू सवेयर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया होता है। तो इसमें क्या होगा, हीमोलिसिस होगी, ठीक है, और जब हीमोलिसिस होगी तो फिर ऑब्वियसली अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर जॉन्डिस होता है। बिलीरुबिन का लेवल जब ज़्यादा हो तो गॉल स्टोन्स होते हैं और स्केलेटल चेंजेस आती हैं, ठीक है। स्केलेटल चेंजेस क्यों आती हैं, इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से। अब इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है आपका, अब क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट है, RBCs बन तो रहे हैं लेकिन वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है, और वो हीमोलाइज बहुत जल्दी हो रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल RBCs की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है कि जब वो स्प्लीन में से गुजरें तो अपनी शेप को रिटेन करके इंटैक्ट रह सकें, ऐसा नहीं है, वो हीमोलाइज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल RBCs की तरह नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन मैरो है जहाँ पे RBCs आपके बनते हैं या बाकी सारे ब्लड सेल्स भी, उसको फिर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब बोन्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है तो वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। जब डैमेज होती हैं तो फिर उसकी वजह से स्केलेटल चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब ये स्केलेटल चेंजेस जो हैं वो बीटा थैलेसीमिया में ज़्यादा प्रोनाउंस होती हैं, ये अल्फ़ा में इतनी ज़्यादा नहीं होती। ऐसा क्यों है, ये हम आगे बीटा थैलेसीमिया में देखेंगे। चलें, अच्छा जी, अब हम HB बार्ट्स की बात कर लेते हैं। हम देख रहे थे कि ये बिल्कुल ही जो है ना इनकम्पैटिबल विद लाइफ होता है। दूसरी बात, अब ये आप देखें कि साइंस ऑफ फिटल डिस्ट्रेस बिकम एविडेंट बाय 3rd ट्राइमेस्टर, ठीक है। अगर किसी को HB बार्ट्स हो, उसके चारों के चारों जीन्स ख़राब हों जिन्होंने अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स बनानी होती हैं, तो वो बेबी जो है अभी वूम में ही होता है, तो उसके अंदर डिस्ट्रेस के साइंस आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमने ऊपर बात की थी कि जो HBH डिजीज़ है उसमें तो B4 टेट्रामर्स बनते हैं, लेकिन HB बार्ट में γ4 टेट्रामर्स बनते हैं, क्योंकि जब तक बेबी पैदा नहीं होता उसके अंदर फिटल हीमोग्लोबिन ही होती है, बल्कि जब पैदा हो जाता है तब भी 6 मंथ्स तक फिटल हीमोग्लोबिन ही उसमें रहती है। तो इस वजह से अब 3rd ट्राइमेस्टर में साइंस क्यों इसके एविडेंट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है ना, तो अब जो ये जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा प्रोनाउंस होकर नज़र आने लग जाती हैं। जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो RBCs आपके सही नहीं बन रहे, वो जो ये जो एक बहुत बुरी वाली चेंज आ गई है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस होकर फिर आपको 3rd ट्राइमेस्टर में मिल जाती है। ये मैंने एक लगाया हुआ है फिगर, आप देखें इसको, कि फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं उनमें गोवर 1 और गोवर 2 हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। तब तक तो चलो गुजारा हो जाता है, गोवर 1 और गोवर 2, ठीक है। इसमें 2 ज़ीटा 2 एप्सिलॉन चेंज होती हैं, 2 अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन, ये आप बेशक इसको ना भी करें, बस मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। और फिर आपका जो 9th वीक ऑफ डेवलपमेंट है उधर से लेके अंटिल 6 मंथ्स आफ्टर बर्थ तक आपकी हीमोग्लोबिन F होती है, फिटल हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो HB बार्ट्स है वो इनकम्पैटिबल विद लाइफ है, ये बच्चा जो है वो बचता ही नहीं है, वो इंट्रायूट्राइन ही इसकी डेथ हो जाती है अनटिल अनलेस आप डिटेक्ट करके कोई ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह या कुछ उसको मैनेज नहीं करते, ठीक है। अब आ जाएं बीटा थैलेसीमिया की तरफ। तो बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, ये भी वैसे ही है, बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा, ऑब्वियसली इसमें माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। अब इसमें एक चीज़ होती है, इसमें HbA2 ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली एडल्ट्स में HbA1 जो है वो 97 to 98% होती है, उसके बाद 3% तक 2 to 3% आपकी HbA2 होती है, और फिर लेस दैन 1% जो है आपकी फिटल हीमोग्लोबिन होती है। ये एडल्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें
जो HbA1 होती है वो उसमें आपके पास अल्फ़ा 2 और बीटा 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। और जो HbA2 होती है इसमें अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2 चेन्स होती हैं, सही है। तो अब अल्फ़ा 2 बीटा 2 ये तो बनेगी नहीं, बीटा चेन्स तो है ही नहीं, ठीक है, या कम है जैसे भी, तो फिर डेल्टा चेन्स तो बन रही है ना, उनका तो प्रॉब्लम नहीं है, और अल्फ़ा चेन्स भी बन रही हैं क्योंकि ये बीटा थैलेसीमिया है तो इसमें बीटा चेन का डिफेक्ट होगा, तो फिर HbA2 इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक हो गई। आगे बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, इसको आप बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं। इसमें भी वेरिएबल एनीमिया होता है, माइल्ड टू एसिम्प्टोमेटिक टू सवेयर, जिसमें जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो सकता है। असल जो हमारी करने की चीज़ है ना वो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है, जिसको हम कूलेज एनीमिया कहते हैं, ये वाला। ये सवेयर क्योंकि इसमें दोनों जीन्स आपके ख़राब हैं, ये सवेयर माइक्रोसिटिक एनीमिया। ऊपर अल्फ़ा थैलेसीमिया में 4 जीन्स थे, इधर 2 जीन्स हैं, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये आप देखें, ठीक है, चलें इधर से ही हम शुरू करते हैं। ये सवेयर माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, इसके अंदर टारगेट सेल्स भी आते हैं, एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। एनाइसोसाइटोसिस ये होती है कि डिफरेंट शेप्स के RBCs होते हैं, सॉरी साइज़ के, और पोइकिलोसाइटोसिस में होता है कि उनकी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। इसमें ट्रांसफ्यूजन्स आपको चाहिए होती हैं, उसके बगैर पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इसमें हीमोक्रोमेटोसिस है, मैरो एक्सपेंशन है, क्रियो कट अपीयरेंस आती है, स्केलेटल चेंजेस, एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस। इसको आसान करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, उससे आप याद करेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर आपने पढ़ा था ना B0, ये B के ऊपर ये 0 बना हुआ है, इसका मतलब है टोटल एब्सेंस, और ये B+ का मतलब है इफेक्टेड जीन है, रिड्यूस प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हम आगे आयरन डिफिशिएंसी में जब करेंगे तो तब देखेंगे। बीटा थैलेसीमिया माइनर जो है, सॉरी हम क्या देख रहे थे, हाँ ये, इसको मैंने इस तरह याद रखा है कि ये याद कराने की कोशिश की है। ये है हाय माय कैट सो एलिगेंट हेल्प गेन स्ट्रेंथ प्लीज़, ठीक है। तो ये निमोनिक आपने याद रखना है, हाय माय कैट सो एलिगेंट हेल्प गेन स्ट्रेंथ प्लीज़। ये आपका मेजर जो बीटा थैलेसीमिया है, जिसको हम कूलेज एनीमिया भी कहते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं आपने उसको इस निमोनिक से याद रखना है, ठीक है। चलें जी, हाई से क्या मतलब है, हीमोक्रोमेटोसिस। माई से क्या मतलब होगा, मैरो एक्सपेंशन। ये हम साथ साथ समझते हैं। अब चूंकि एक जेनेटिक डिफेक्ट है, उस जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बीटा चेन्स सही नहीं बन रही। बीटा चेन्स जब सही नहीं बन रही तो आपकी HB सही से नहीं बन रही, और जिसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं वो माइक्रोसिटिक हैं, छोटे हैं और हाइपोक्रोमिक हैं, क्योंकि HB तो उनके अंदर सही है नहीं, ठीक है। और वो इनफेक्टिव सेल्स हैं, सही सेल्स वो नहीं हैं, जिसकी वजह से वो हीमोलाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं, और पेशेंट जो है एनीमिक हो जाता है। अब उस एनीमिया को कवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमारी जो बोन मैरो है उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ठीक है। वो बोन मैरो एक्स्ट्रा काम करती है। एक्स्ट्रा काम से क्या मुराद है कि एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज़ हो जाती है, RBCs ज़्यादा बनाने की कोशिश करती है हमारी मैरो, ठीक है। अब बोन मैरो कहाँ होती है, आपकी स्पॉन्जी बोन्स में होती है ना। तो स्पॉन्जी बोन्स में हाइपरप्लेजिया हो जाता है, सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपने ज़्यादा RBCs बनाने हैं, ज़्यादा सेल्स, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया जब हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा ये सेल्स इस तरह से, तो ये एक्सपैंड हो जाती है, पहले इतनी थी तो फिर इतनी हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाती है, तो मैरो एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें होती है क्रियो कट अपीयरेंस। ये मैं आपको दिखाती हूँ क्रियो कट अपीयरेंस कैसी होती है। ये रही क्रियो कट अपीयरेंस। ये इस तरह जब आप एक्सरे कराते हैं ना स्कल का, तो आपको ये वाली चेंजेस नज़र आती हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इस तरह लग रहा है कि जैसे बाल आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे जो खड़े खड़े, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इसको कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, आपकी जो स्कल बोन्स हैं उनके अंदर स्पॉन्जी बोन है,
स्पॉन्जी बोन के अंदर मैरो है, ठीक है, वही मैरो एक्सपैंड करती है और आपकी जो आउटर बोन होती है ना वो थिन हो जाती है। आउटर इनर कॉर्टिकल बोन्स आपकी थिन हो जाती हैं क्योंकि जो दरमियान वाली आपकी स्पॉन्जी बोन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है और जो आपकी होती है आउटर एंड इनर कॉर्टिकल बोन्स वो आपकी थिन हो जाती हैं। अब ये आपकी जो स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर मैरो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उसके आपको ना वो इस कॉर्टिकल बोन के अंदर ना उसके ऐसे स्पिक्यूल्स निकलना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो इसके सॉरी उसके स्पिक्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर से, ठीक है। और ये स्पिक्यूल्स जो हैं जब आप एक्सरे कराओगे तो वो आपको हेयर ऑन एंड अपेरेंस देंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, spicules of this expanded marrow through outer cortical bones results in hair on and crew cut appearance, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैरो एक्सपेंशन होती है, अब उस मैरो एक्सपेंशन की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी बोन्स के अंदर हो रही हैं ना। आपकी जो एडल्ट होता है उसकी रेथ्रोपोइसिस कहाँ होती हैं? आपकी स्कल बोन्स के अंदर, ठीक है, उसकी आपकी स्टर्नम के अंदर होती है, रिब्स के अंदर, और आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं फीमर और ये जो कौन सी होती है दूसरी ह्यूमरस वगैरह, इन सब के अंदर आपकी रेथ्रोपोइसिस होती है। और इन सब के अंदर अगर आप देखें कि स्पंजी बोन इंक्रीज़ कर रही है और जो आउटर बोन्स है वो थिन हो रही हैं और ये मैरो एक्सपेंशन हो रही है, तो ये हड्डियाँ एक तरह से ख़राब हो रही हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। ये जो चेंजेस हैं वो आपको स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ की तरफ ले जाती हैं। ये अब इतनी ज़्यादा मैरो एक्सपेंशन, इतनी ज़्यादा रेथ्रोपोसिस की वजह से भी एनीमिया ओवरकम नहीं हो रहा, तो फिर एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है स्प्लीन में और आपकी उसमें लिवर में, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली भी होती है और हेपेटोमेगैली भी हो जाती है। और हीमोलिसिस तो होगी ही, ठीक है, और गॉल स्टोन्स भी होंगे, और स्ट्रेंथ से आपकी स्प्लीनोमेगैली हम बता चुकी हैं, और पी से पार्वोवायरस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है फिर। तो एक बार दोबारा हम देख लेते हैं हम क्या पढ़े थे। तो हाई stands for hemochromatosis, my stands for marrow expansion, CAT stands for crew cut appearance, SO stands for skeletal deformities, elegant stands for extramedullary hematopoiesis, HELP stands for hemolysis and hepatomegaly, GAIN stands for gallstones, strength stands for splenomegaly and PLE stands for parvovirus infection। और फिर जब ये इन्फेक्शन होता है तो ये प्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है। तो आपके पास बीटा थैलेसीमिया मेजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कूलेज एनीमिया कहते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको याद करने का निमोनिक क्या है? हाई माई कैट, सो एलिगेंट, हेल्प गेन स्ट्रेंथ प्लीज़। मुझे तो इस तरह ही याद हुआ है, अब आपको आप भी इस तरह कर लें, अगर नहीं तो कोई और बेहतर निमोनिक बना सकते हैं तो वो बना लें, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रियो कट अपीयरेंस मैंने आपको बता दी है, और हम क्या देख रहे थे? कोई और चीज़ रह तो नहीं गई हमारे पास? एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको ये बता दूं कि HbF जो है ना, यानी कि फिटल हीमोग्लोबिन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें, और HbA2 भी। HbA तो ऑलमोस्ट आप समझें कि अब बिल्कुल एब्सेंट है, ज़ीरो हो जाती है ये, क्योंकि इसमें ये जो दोनों जीन्स आपके, ये B0 आपको क्या शो कर रहा है कि दोनों जीन्स काम कर ही नहीं रहे, बीटा चेंज बन ही नहीं रही, ठीक है। तो HbA1 तो है ही नहीं, और HbF का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, और HbA2 भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे जाके लैब फाइंडिंग्स में, ठीक है। ये मैं आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जब कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी। वैसे बता देती हूँ, ये एक डिफरेंस वाली बात है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको क्लासिफिकेशन के टाइम पे बताया है कि थैलेसीमिया भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी जो है आपका माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है, लेकिन यानी कि दोनों में ही MCV <80 होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो थैलेसीमिया है
इसके अंदर MCV बहुत ही कम मिलेगा आपको, 55 से 70 के बीच में मिलेगा। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा होता है। दूसरा, RBC काउंट हाई होता है थैलेसीमिया में। उसकी वजह क्या है कि आयरन इज़ अवेलेबल, सो बोन मैरो इंक्रीजेस एरिथ्रोपोइसिस टू ओवरकम एनीमिया, बट इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आयरन इज़ वेरी लो, सो लोअर काउंट ऑफ RBCs। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास थैलेसीमिया है उसमें आयरन का कोई मसला नहीं है, आयरन तो आ रहा है। जो सेल्स हाइपोक्रोमिक हैं या माइक्रोसिटिक हैं या जो एनीमिया है, वो उसकी वजह तो ये है कि जेनेटिक डिफेक्ट है, HB सही नहीं बन रही, चेन्स का मसला है, अल्फा चेन्स या बीटा चेन्स का, आयरन का मसला नहीं है। लिहाजा उस एनीमिया को ओवरकम करने के लिए जो एरिथ्रोपोइसिस करनी है बोन मैरो ने, और उसके लिए जो आयरन चाहिए वो अवेलेबल है, तो लिहाजा RBCs बन ज़्यादा रहे हैं, तो वो RBC काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो एनीमिया हमारे पास हो रहा है वो हो ही आयरन कम होने की वजह से रहा होता है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। और भी डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे, मैंने एक तो पूरा टेबल बनाया हुआ है, उसमें हम देखते हैं। ये उस टेबल में मेंशन नहीं थे तो इसलिए मैंने इनको अलग से लिख लिया था। आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज़, बीटा थैलेसीमिया माइनर जो था, जो हम पढ़े थे, जिसमें माइल्ड एनीमिया होता है, और मैंने बताया था आपको कि HbA2 का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है, जो कि पैरासाइट कॉज करता है, सॉरी, ये पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो अब उसका रीज़न क्या होता है कि जो माइक्रोसिटिक RBCs होते हैं, दे आर नॉट सूटेबल फॉर पैरासाइट। स्प्लीन डिटेक्ट्स देम फास्टर बिकॉज दीज आर लेस फ्लेक्सिबल। अब दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जो डैमेज्ड इसमें RBCs हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं क्योंकि जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हम बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया माइनर जो है ना, उसके अंदर ये मसला होता है, सॉरी मसला नहीं होता बल्कि ये फ़ायदा होता है कि वो प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। उसकी रीज़न क्या है, अब अल्फ़ा चेन्स वो एक्सेस में होती हैं, ठीक है, बीटा चेन्स नहीं बन रही ना या कम बन रही है। अल्फ़ा चेन्स जब एक्सेस में होती हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। जब वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो उनकी एक्यूमुलेशन बहुत टॉक्सिक होती है और वो डैमेज करती हैं RBCs को। जब वो डैमेज होते हैं तो वो डैमेज इट लीड्स टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है, जिसकी वजह से पैरासाइट थ्राइव नहीं कर सकता इस एनवायरनमेंट में। तो लिहाजा मलेरिया के अगेंस्ट ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती हैं। ये मेजर मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसको किस तरह से याद रखना है। क्रू कट अपीयरेंस मैंने आपको बता दी है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ पढ़ लेते हैं। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होती कौन कौन सी हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ये आप देखें, इसमें आपको लार्ज डिफॉर्म्ड स्कल मिलती है, फ्रंटल एंड पोस्टीरियर बॉसिंग मिलती है। लार्ज डिफॉर्म्ड स्कल क्यों हो जाती है, क्योंकि जो स्कल बोन्स होती हैं उनके अंदर ये सारी एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है और जो आपकी मैरो एक्सपेंशन होती है, क्योंकि स्पॉन्जी बोन के अंदर एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, तो स्कल आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। फ्रंटल एंड पोस्टीरियर बॉसिंग है, प्रोमिनेंट जाइगोमैटिक बोन्स है, ये आप याद कर लीजिएगा। मैल ओक्लूजन ड्यू टू ओवर ग्रोथ मैक्सिला, ये जो टीथ होते हैं ना, ये बहुत ओवर क्राउडेड से ये आपको मिलते हैं। और इसके अलावा ये नेज़ल ब्रिज डिप्रेस होता है, स्कल बहुत बड़ी हो जाती है। मेटाकार्पल मेटाटार्सल बोन्स की एक्सपेंशन, रिब्स ब्रॉड हो जाती हैं, रिब्स के अंदर भी होती है ना एरिथ्रोपोइसिस। और शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स टू प्री मैच्योर एपिफिजियल फ्यूजन, वर्टिब्रल बॉडी ओवर ग्रोथ, बस आप याद रख लें। वर्टिब्रल बॉडी ओवर ग्रोथ क्यों होती है, वर्टिब्रा जो होती हैं उनके अंदर भी एरिथ्रोपोइसिस होती है। चलें, अब जो मैंने एक बात ऊपर आपसे की थी कि स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो मोर प्रोमिनेंट हैं बीटा थैलेसीमिया में एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। वाई इज़ दैट सो, ऐसा क्यों है? तो जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है उसमें आपके पास अल्फ़ा चेन्स कम होती हैं, ठीक है, कम होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो आपके पास एक्सेस में बीटा चेन होगी या गैमा चेन होगी, जो हमने पढ़ा है कि HBH डिजीज़ में आपके पास B4 टेट्रामर्स बनते हैं और HB बार्ट्स में आपके पास गैमा 4 टेट्रामर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जो ये वाली जो चेन्स होती हैं बीटा और गैमा, ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती जितनी अल्फ़ा चेन्स की एक्यूमुलेशन टॉक्सिक होती है। अब ऑब्वियसली एक जेनेटिक डिफेक्ट है
और अल्फ़ा चेन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आरबीसी से हमारे पास सही नहीं बन रहे, हीमोग्लोबिन ही नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन एनीमिया उतना सवेयर नहीं होता जितना सवेयर ये बीटा थैलेसीमिया में जाके हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो बीटा थैलेसीमिया है उसमें जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। एक तो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी एनीमिक तो हो ही रहा है पेशेंट, लेकिन जो जिस तरह के भी बचे कुचे जो सेल्स बन रहे हैं उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा चेन्स उनके अंदर एक्यूमुलेट हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। जबकि ऊपर जो हमने पढ़ा है अल्फ़ा थैलेसीमिया में ये बात नहीं होती। तो इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस तो दोनों में ही है, अल्फ़ा थैलेसीमिया में भी और बीटा थैलेसीमिया में भी। लेकिन ये इसकी जो शिद्दत है ना इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की, वो कम होती है, लेस होती है इन अल्फ़ा, और इंटेंस होती है ये बहुत ज़्यादा बीटा में। ठीक है, अब जब इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी तो आपकी जो बोन मैरो है उसको उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा मज़ीद आरबीसीज बनाने के लिए, वो उतनी ही ज़्यादा एक्सपैंड होगी, मैरो एक्सपेंशन उतनी ही ज़्यादा होगी, बोन्स उतनी ही ज़्यादा डैमेज होंगी और स्केलेटल चेंजेस फिर उतनी ही ज़्यादा आएंगी। ठीक है, मोर सवेयर मैरो एक्सपेंशन होती है। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको समझ ना आए किसी चीज़ की तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं वो टॉपिक आपको दोबारा करा दूँगी, जो भी आपके मसले मसाइल होंगे वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा, लैब फाइंडिंग्स में आ जाए ना। अब हमने थ्योरी में इतना ही था, अब डायग्नोसिस की तरफ आ जाओ, हमने कैसे बनाने हैं। ठीक है जी, ये है आपके पास थैलेसीमिया, इसको आपने देखना है, बाकी टेबल्स को भी अब फ़िलहाल छोड़ दें। अब जब आप इसकी लैब फाइंडिंग्स अब चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें सीरम आयरन भी बिल्कुल ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफरेंस सैचुरेशन भी नॉर्मल है इसमें, और RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ये भी नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल ना हो तो ये थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है बस। सीरम फेरेटिन भी ठीक है। ठीक है, बाकी सब कुछ। अब ये सारी क्यों चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, क्योंकि आयरन का तो मसला ही नहीं है, और ये सारी चीज़ें आयरन से रिलेटेड हैं एक्सेप्ट RDW, उसको छोड़ दें, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो नॉर्मल या नॉर्मल है तो फिर तो ठीक है, और अगर इंक्रीज़ होती है थोड़ी सी तो वो क्यों होती है। आयरन की कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आयरन एब्जॉर्ब भी ठीक हो रहा है, आपका इनटेक भी ठीक है, और जहाँ जहाँ उसको अवेलेबल होना चाहिए वो अवेलेबल भी है। तो आयरन से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी इसमें नॉर्मल ही आती हैं। लेकिन जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप ये कराएंगे तो ये सारी जो है वो फिर आपको ख़राब मिलेंगी। तो ये भी एक डिफरेंस है जो मैं पहले आपसे कह रही थी कि मैंने टेबल बनाया हुआ है, वो ये टेबल में लिखा हुआ है। अब हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेंगे जब, तो फिर हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। अच्छा, अब आगे आ जाएँ आप, RDW क्या होता है। एक और चीज़ भी है, रेटिक काउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो मैंने आपको बताया ही है। सॉरी, वो पहले RBCs की बात की थी। ठीक है, वो भी RBC काउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है और रेटिक काउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे थे, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ की, वो मैंने कहाँ लिखा है। अच्छा, वो मैंने भी यहाँ लिखा नहीं है, चलिए मैं आपको इधर ही बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, वो आपने लैब फाइंडिंग्स करा ली हैं। ठीक है, सीरम आयरन करा लिया, फेरेटिन करा लिया, ट्रांसफरेंस सैचुरेशन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये सब कुछ आपने करा लिया, सब नॉर्मल आया। अब पेरिफेरल स्मेयर जब आप कराते हैं आपको उसमें एनाइसोसाइटोसिस मिलती है। ये क्या होती है, वेरिएशन इन साइज़। लेकिन ये जो इनके साइज़ में डिफरेंस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऑलमोस्ट ये सारे सेम साइज़ के ही होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन साइज़ इनका सबका सेम ही होता है, एक जितना ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, सारे सेल्स सेम ही साइज़ के क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट है, ये सारे सेल्स को इक्वली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को थोड़ा कर रहा है किसी को ज़्यादा कर रहा है। जिसको थोड़ा इफेक्ट कर रहा है वो तो चलो माइक्रोसिटिक नहीं होगा, ऑलमोस्ट अपने नॉर्मल साइज़ को पहुंच ही जाएगा, और जिसको ज़्यादा कर रहा है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सबको इक्वली इफेक्ट करता है, इसलिए ऑलमोस्ट सारे सेल्स यूनिफॉर्म इन साइज़ ही होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क फिर भी आ जाता है, वो माइल्ड से फ़र्क है, तो वो एनाइसोसाइटोसिस है। अब मैं RDW की बात करी थी, ये होती है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये मेजर करती है डिफरेंस जो होता है रेड ब्लड सेल्स के साइजेस में, जो डिफरेंस होता है ये उसको मेजर करती है। अगर तो ये नॉर्मल है दैट मीन्स सेल्स ठीक हैं सारे नॉर्मल साइज़ के। अगर ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ी सी या जितनी भी इंक्रीज़ हो, दैट मीन्स कि इनके जो साइजेस है ना उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई कैसा है कोई कैसा है। ठीक है,
तो अब जैसे अब ये नॉर्मल ही रहती है थैलेसीमिया में, और या फिर आपको स्लाइटली इंक्रीज मिलेगी कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि एनाइसोसाइटोसिस माइल्ड सी होती है, माइल्ड सी वेरिएशन आ सकती है सेल में, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी जी पोइकिलोसाइटोसिस होती है, वेरिएशन इन शेप, XX ग्लोबिन चेन्स डैमेज RBCs सो देयर शेप्स आर डिस्टॉर्टेड, ठीक है। माइक्रोसाइटोसिस हाइपोक्रोमिया तो होता ही है, और टारगेट सेल्स होते हैं इसमें। टारगेट सेल्स क्यों इसमें बन जाते हैं? इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन टू वॉल्यूम रेशियो गिव्स टारगेट सेल अपीयरेंस, ठीक है। होते किस तरह के हैं ये होते हैं टारगेट सेल्स, ये वाले, यानी कि बीच में डार्कर एरिया होता है, उसके बाद फिर पेल एरिया होता है, और फिर उसके बाद डार्कर एरिया होता है। तो ये बुल्स आई अपीयरेंस देती है, ठीक है। ये टारगेट सेल्स को हम बुल्स आई अपीयरेंस भी कहते हैं, सही है। चलें जी, अगला जो आपने टेस्ट कराना है वो HP इलेक्ट्रोफोरेसिस करानी है। पता नहीं अब आपको इसकी पिक्चर की समझ आए कि नहीं। अल्फ़ा थैलेसीमिया में हम देख लेते हैं कि जब आप HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो उसमें HbA1 ही आएगी, ट्रेट में भी HbA1 ही आएगी। और जब HbH डिज़ीज़ आप कराते हैं ना, HbH डिज़ीज़ में जब आप HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो उसमें HbH बैंड आता है, वो क्या होता है, B4 टेट्रामर्स होते हैं। और HB बार्ट इसका तो आपने क्या ही कराना है, ये तो इंट्रायूट्राइन डेथ ही हो जाती है। बीटा थैलेसीमिया में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें HbA2 इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, HbA1 कम हो जाएगी। जो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट होती है उसमें भी यही है। अब जो मेजर एनीमिया है बीटा थैलेसीमिया में, उसमें HbF बहुत ज़्यादा हो जाती है, मार्केटली इंक्रीज़ हो जाती है। HbA बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है और HbA2 भी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन HbF जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये मैंने आपको पहले बताया भी है ऊपर कि नॉर्मल परसेंटेज क्या होती है इन एडल्ट इंडिविजुअल में। HbA1 97% होती है, HbA2 2% होती है, और ये 1% या लेस देन 1% होती है फिटल हीमोग्लोबिन, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद ये वैनिश हो जाती है। 6 मंथ से पहले ये 1% नहीं होती, तब ये काफ़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन ये बाद में 6 मंथ्स के बाद ही बिल्कुल लोअर लेवल पर चली जाती है, ठीक है। ये बीटा थैलेसीमिया की जो HP इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखें आप, ये है HbA1, ये नॉर्मल इंडिविजुअल की बात हो रही है। ये फिटल है, आप देख रहे हैं बहुत कम है, और ये HbA2 है, ये भी बहुत वैसे थिन बनाया है, इसको थोड़ा सा से ज़्यादा बनाना चाहिए था। ये आपका 2 to 3% होती है HbA2, और ये वाली जो है ये 1%, ये बाकी सारी आपकी 98% तक HbA1। अब जो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है इसमें भी आप देखें कि HbA1 कम हो गई है, ये आपको गैप नज़र आ रहा है ना, ये कम हो गई है। सॉरी, मैं आप मार्कर का कलर चेंज कर लूँ। और आपकी जो फिटल है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, और ये HbA2 भी देखें आप इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब मेजर में बीटा थैलेसीमिया मेजर में आपको ये चेंजेस ज़्यादा नज़र आएंगे। यहाँ पे HbA1 तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है ही नहीं, और HbF आप देखें मार्केटली इंक्रीज़ है, कितनी ज़्यादा हो गई है ये, और HbA2 भी इंक्रीज़ होती है, सही है। जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है ना, उसकी HP इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें HbH बैंड बनेगा एक, HbH डिज़ीज़ जो होती है उसमें, बाकियों में तो HbA1 होती ही है। ये बीटा थैलेसीमिया की ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बना के दिखा दी। चलें जी, ट्रीटमेंट पे हम आ ही गए हैं अल्लाह अल्लाह करके। फोलेट सप्लीमेंटेशन 5 mg डेली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, RBCs बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो DNA बनाने के लिए RBCs का फोलेट की ज़रूरत होती है। तो जबकि एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज़ हो गई है तो ऑब्वियसली फोलेट की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी ट्रांसफ्यूजन्स करनी पड़ती हैं, HB को आपने ज़्यादा रखना होता है 10 ग्राम पर डेसीलीटर से। ओरल आयरन चेलेटर्स आप देते हैं, जैसे डिफ्रॉक्सामीन और ये डिफ्रेसिरॉक्स, वो क्यों देते हैं, क्योंकि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कराते हैं तो आयरन ओवरलोड हो जाता है, हीमोक्रोमेटोसिस वगैरह।
आगे है जी स्प्लीनेक्टमी। जब स्प्लीन इतनी बड़ी हो जाए कि वो मैकेनिकल प्रॉब्लम कॉज करने लग जाए, या फिर जब आपको मोर देन 50% इंक्रीज़ इन ट्रांसफ्यूजन नीड्स, जब ये हो जाए तो फिर आपने स्प्लीनेक्टमी करा देनी होती है। या फिर इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो ये फिर यही है कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराएं। चलें जी, बाकी का हम इसके बाद करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या बाकी वाले जो है ना वो अपने कवर करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।